नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। रिपोर्टर मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद पीएम मोदी का बयान। भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध T20 मोड में है। हमारे संबंध विश्वास पर आधारित है, तो भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, जहां सम्मान के लिए ऑस्ट्रेलिया का धन्यवाद, लोकतांत्रिक मूल्य हमारे संबंधों के आधार हैं। तो T20 मोड में हमारे संबंध, भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध नई ऊंचाइयों पर होंगे, इसका बड़ा आश्वासन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से सम्मान दिया, उसका धन्यवाद भी दिया है प्रधानमंत्री ने, और इसी के साथ कहा है कि लोकतांत्रिक मूल्य हमारे संबंधों के आधार हैं। तो द्विपक्षीय ये वार्ता हुई है। भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध अब T20 मोड में है, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। हमारे संबंध विश्वास पर आधारित है और अब भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। बढ़ते आगे, राहुल गांधी ने नए पासपोर्ट के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी मामले पर सुनवाई। राहुल गांधी ने सरेंडर किया था अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। संसद सदस्यता जाने के बाद पासपोर्ट सरेंडर किया था। नॉर्मल पासपोर्ट के लिए एनओसी जारी करने की गुहार लगाई है। तो राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर किया था संसद सदस्यता जाने के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम मामले में उनको सजा का ऐलान हुआ, जिसके बाद उनकी संसदीय सदस्यता गई थी और इसके बाद उन्होंने अपना जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है वो सरेंडर किया था। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले पर सुनवाई होगी, जहां राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था और इसी के साथ नॉर्मल पासपोर्ट के लिए एनओसी जारी करने की गुहार लगाई है। आज सजा के खिलाफ अफजाल अंसारी की अपील पर सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सजा के खिलाफ सुनवाई। बीते शुक्रवार को सजा के खिलाफ हुई थी सुनवाई। बहस के लिए राज्य सरकार ने 2 दिन का मांगा था समय। हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए दी थी आज की तारीख। तो हाईकोर्ट के शरण में अफजाल अंसारी। बहस के लिए राज्य सरकार ने 2 दिन का समय मांगा था। हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए आज की तारीख दी थी। तो आज सजा के खिलाफ अफजाल अंसारी की अपील पर सुनवाई होगी। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सजा के खिलाफ सुनवाई। आइए अब आपको बताते हैं कि अफजाल अंसारी की ओर से दाखिल अपील में सजा के फैसले को चुनौती देने के लिए क्या क्या लिए गए हैं। जहां अपील में मुख्य आधार यह लिया गया है कि 2 बार सांसद और 5 बार विधायक रहे अफजाल अंसारी को राजनीतिक रंजिश के कारण गैंगस्टर एक्ट के इस मुकदमे में झूठा फंसाया गया है। साथ ही कृष्णानंद राय की हत्या के जिसे मुकदमे के आधार पर अफजाल अंसारी पर साल 2007 में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था, जबकि सत्र न्यायालय ने उस हत्याकांड में अफजाल अंसारी को दोषमुक्त करार दिया है। यह भी आधार लिया गया है कि गैंगस्टर एक्ट का यह मुकदमा साल 2007 में दर्ज हुआ था और उसके बाद से अब तक अफजाल अंसारी के खिलाफ एक भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है। तो दाखिल याचिका में आधार क्या है, किन ग्राउंड्स पर यह याचिका है, वो आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं इस ग्राफिक्स के जरिए। जहां 2007 के बाद कोई भी मुकदमा, आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है अफजाल अंसारी पर, इसको भी आधार बनाया गया है। लखनऊ से अब खबर, नवनिर्वाचित महापौर अध्यक्षों की शपथ। कल से दिवसीय चलेगा अध्यक्षों की शपथ ग्रहण समारोह। 1 महीने के अंदर ही पहली बैठक बुलाना होगा जरूरी। तो निकायों के गठन की अधिसूचना जारी होने के बाद तिथि तय। 1 महीने के अंदर ही पहली बैठक बुलाना जरूरी होगा। निकायों के गठन की अधिसूचना जारी होने के बाद तिथि तय हुई है। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से, नवनिर्वाचित महापौर अध्यक्षों की शपथ। कल से चलेगा अध्यक्षों की शपथ ग्रहण समारोह। तो 1 महीने के अंदर ही पहली बैठक बुलाना जरूरी होगा। निकायों के गठन की अधिसूचना जारी होने के बाद तिथि तय हुई है।
अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, किस तरीके से निकायों के गठन की अधिसूचना जारी होने के बाद तिथि तय की गई है। अब उस संबंध में ये बताया जा रहा है कि बैठकें भी होनी है और 1 महीने के अंदर ही पहली बैठक बुलाना है। क्या कुछ इस दौरान दायरा रहेगा, किस तरीके से बैठकें होंगी, क्या जानकारी? हाँ बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में निकाय चुनाव हुआ था। 13 मई को इसका रिजल्ट आया था। 10 दिन से ज्यादा हो गया है, अभी तक अधिसूचना जारी नहीं हुई थी। कल देर शाम आज जो निकाय है उनके गठन को लेकर के अधिसूचना जारी हुई। उसके बाद साथ ही साथ तारीखों का भी ऐलान किया गया। 26-27 तारीख को जो मेयर हैं, पार्षद हैं, आज नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ नगर पालिका अध्यक्ष हैं, वो शपथ ग्रहण करेंगे। निश्चित तौर पर आज ये तो पूरी प्रक्रिया होगी, नगर निगम एक्ट 1959 के अंतर्गत होगी। निश्चित तौर पर ऐसे में जो मंडलायुक्त होंगे वो महापौर और मेयर को शपथ दिलाएंगे। अगर मंडलायुक्त उपस्थित नहीं हो सकते हैं किन्हीं कारणों से, तो डीएम जो होंगे जिले के, मध्य जिले के, वो मेयर और महापौर को जो है शपथ ग्रहण कराएंगे। निश्चित तौर पर इसको लेकर, क्योंकि 10 दिन से समय हो गया था, काफी कहीं ना कहीं चिंता हो रही थी पार्षदों की जल्द से जल्द जो है शपथ ग्रहण हो और उसके साथ ही जो उनके अधिकार हैं वो उनको मिल जाएं। क्योंकि 1 महीने के अंदर नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आपको पहली बैठक भी बुलानी होगी, क्योंकि जो नगर निकाय का कार्यकाल होता है पहली बैठक से ही जुड़ा जाता है। मान लीजिए आज अगर 20 तारीख को इसी की बैठक होती है तो अगले 5 साल बाद उसी तारीख को 5 साल उसके माने जाएंगे। तो ऐसे में क्योंकि पिछली बार देखा गया कई नगर निकायों के जो कार्यकाल था उसमें अंतर आ रहा था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार 1 महीने का समय दिया गया और 1 महीने के अंदर अंतिम तारीख दी गई कि उसके भीतर ही जो 23 जून है उसके अंतर ही जो है पहली बैठक बुलानी होगी। पहली बैठक के साथ ही आधिकारिक रूप से जो मेयर होते हैं, जो पार्षद होते हैं, वो उनको वित्तीय अधिकार मिल जाते हैं और वो अपना काम शुरू कर देते हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए बड़ी तैयारी है। शपथ के बाद सीधा किस तरीके से कार्यभार संभाला जाता है, क्या नए आयाम अपनाए जाते हैं, देखना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, दिल्ली से अब खबर, नए संसद भवन उद्घाटन से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण और बड़ी खबर। उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार करेगी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का यह बड़ा बयान, राष्ट्रपति को आमंत्रित ना करना घोर अपमान है, संजय सिंह की तरफ से कहा गया। तो दलित, आदिवासी, वंचित समाज का अपमान है। आप उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार करेगी। तो नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसका पहले ही कांग्रेस विरोध कर चुकी है कि इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए और अब इसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी उद्घाटन का बहिष्कार कर दिया है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, देखिए कांग्रेस और कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी उद्घाटन को लेकर नाराज है, बहिष्कार की बात कर रही है और साथ ही साथ राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया गया है, इसको लेकर आरोप भी लगाए जा रहे हैं, घेरने का प्रयास हो रहा है। क्या कुछ ग्राउंड जीरो से प्रतिक्रियाएं? देखिए, निश्चित तक हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई की करीब 12 बजे के आसपास नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, क्योंकि नया संसद भवन बनकर तैयार है। आपने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री का विजन रहा है कि नए संसद भवन को बेहतर से बेहतर बनाया जाए और आधुनिक बनाया जाए। लेकिन इसी बीच अगर हम बात करें तो विरोध के स्वर भी खाते से विपक्ष की ओर से उस पर सामने आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि नए संसद भवन के उद्घाटन का कार्यक्रम का कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी बहिष्कार करती हुई नजर आएगी। ये भी संजय सिंह ने कहा कि उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित न करना कहीं न कहीं उनका घोर अपमान है। साथ ही संजय सिंह ने कहा है कि ये भारत के दलित, आदिवासी, वंचित समाज का अपमान है। तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी ने कहीं न कहीं उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। इससे पहले आपने देखा कि राहुल गांधी ने पहला ट्वीट करके कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को करना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को नहीं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, कहीं ना कहीं लगातार इस तरीके की जो बातें हैं वो की जा रही है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे अन्य पार्टियों की ओर से क्या कुछ बयान आते हैं। फिलहाल कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी कहीं न कहीं पूरे मामले से नाराज चल रही है, यानी कि उद्घाटन को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ओर से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से लगातार प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, वो बता रही हैं कि उद्घाटन से पहले ही इसको लेकर घमासान जो है शुरू हो गया है राजनीतिक पार्टियों के बीच। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम जानकारी के लिए।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, मुजफ्फरनगर में एनआईए टीम की छापेमारी। हुसैनाबाद बनवाड़ा में पहुंची एनआईए की टीम। सुबह से एनआईए की टीम पूछताछ कर रही है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सुबह से ही एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। मुजफ्फरनगर में इस वक्त टीम मौजूद है। हुसैनाबाद बनवाड़ा में पहुंची एनआईए की टीम और सुबह से ही पूछताछ की जा रही है। तो एनआईए लगातार सक्रिय है। जिस तरीके से जैश के एक आतंकी को हाल ही में गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद से पूछताछ के आधार पर एनआईए सक्रिय है और उन तमाम लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है जिन पर शक है, संदिग्ध जिनको पाया जा रहा है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता सचिन जौहरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? एनआईए की टीम मुजफ्फरनगर में है और देखिए छापेमारी चल रही है, सुबह से ही बताया जा रहा है। कुछ भी जानकारी मिल पाई है इस संबंध में? देखिए, आपको बता दूं, मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना क्षेत्र का एक गांव है बनवाड़ा, वहां पर एनआईए की टीम पहुंची है और कुछ लोगों से पूछताछ कर रही है। इस जो पूछताछ है पूरी तरह से गोपनीय रखा गया है, कहीं से भी कोई अभी सूचना नहीं दी जा रही है मीडिया को। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि रतनपुरी थाना क्षेत्र पहले भी इस तरह के मामलों में लिप्त रहा है और कई बार यहाँ पर एनआईए की टीम आ चुकी है। पीएफआई के कुछ लोग यहाँ पर सक्रिय है, तो लगातार पूछताछ चलती रहती है और उसी पर अनुमान लगाया जा रहा है कि आज भी किसी से इसी मुद्दे को लेकर पूछताछ चल रही है। जी बिल्कुल। तो देखिए, प्रशासन जो एनआईए जो है की टीम पहुंची हुई है और लगातार पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है सुबह से ही कर रही है टीम। क्या और भी आगे पूछताछ करने वाली है? इस संबंध में कोई अपडेट? देखिए, अभी मैंने बताया कि मीडिया को इस पूरी पूछताछ से और पूरे इस ऑपरेशन से दूर रखा गया है और कोई पीएफआई का बताया जा रहा है कोई सदस्य यहाँ पर था, उसे पुलिस ने हिरासत में लिया है और हिरासत में लेने के बाद पूछताछ जारी है और उसके बाद ही कुछ बात सामने निकल कर आ पाएगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सचिन आपका। तो लगातार आतंक और आतंकी के खिलाफ एनआईए सक्रिय है। बढ़ते आगे, लखनऊ से अब खबर। भीषण गर्मी और बिजली कटने से छात्र परेशान है। रात 10 बजे से नहीं आई है विश्वविद्यालय परिसर में बिजली। तो विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूटा है, जहां बच्चे गर्मी से परेशान हुए हैं। कुलपति आवास पर सैकड़ों छात्रों ने धरना दिया। विश्वविद्यालय में चल रही है आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं। विश्वविद्यालय प्रशासन जानबूझकर बिजली कटौती कर रहा है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की ये घटना बताई जा रही है। तो रात 10 बजे से विश्वविद्यालय में बिजली नहीं आ रही है, जिस वजह से छात्र परेशान हैं और परेशानी जो है अब गुस्से में तब्दील हो चुकी है। जहां छात्रों ने धरना दिया है कुलपति के आवास पर, सैकड़ों छात्र धरने पर बैठे। जहां विश्वविद्यालय में चल रही आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं और बावजूद इसके विश्वविद्यालय में बिजली कटी है, जिसकी वजह से छात्रों को परेशानी हुई है पढ़ने में भी और गर्मी से भी वो परेशान हुए हैं। तो प्रशासन जानबूझकर बिजली कटौती कर रहा है, छात्रों का ये आरोप है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। कुलपति आवास पर सैकड़ों छात्रों ने धरना दिया है। विश्वविद्यालय में चल रही है आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं और इसके लिए ज्यादातर बच्चे रात को पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन 10 बजे के बाद से ही लाइट नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे परेशान हो रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां देखिए बड़ी संख्या में आपको तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं किस तरीके से छात्र धरने पर है और नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। रात 10 बजे से ही विश्वविद्यालय परिसर में लाइट नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूटा है, जहां कुलपति के आवास के बाहर धरने पर बैठे हैं सैकड़ों छात्र। तो एक तरफ गर्मी और दूसरी तरफ सेमेस्टर के एग्जाम्स और इस बीच बिजली की कटौती जो कि छात्रों को परेशान कर रही है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, छात्रों का ये आरोप है कि जानबूझकर बिजली काटी गई है और अब उनकी परेशानी जो है कहीं ना कहीं गुस्से में तब्दील हो गई है। क्या कुछ अपडेट मौके से? आपको बता दूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का ये पूरा मामला है, जहाँ पर देर रात छात्रों ने हंगामा किया और हंगामा करते हुए ये आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही के कारण विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर और हॉस्टल के अंदर लाइट नहीं आ रही। कहीं ना कहीं छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय के अंदर बिजली की और पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करना विश्वविद्यालय प्रशासन का काम होता है। ऐसे में अगर बिजली नहीं आ रही हो, बिजली
तब नहीं आ रही है जब सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं। ऐसे में छात्रों को पढ़ने में समस्या हो रही है और अगर वो देर रात तक जागते रहेंगे तो सुबह अगर परीक्षाएं होंगी तो परीक्षा देने में उनको समस्या का सामना करना पड़ेगा। जिसके बाद जो है कुलपति कार्यालय का घेराव किया गया और वहां पर छात्रों ने हंगामा किया। हंगामा करने के कुछ देर बाद ही आनंद फानंद में जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी थे वो हरकत में आए हैं और हरकत में आने के बाद तत्काल प्रभाव से लाइट जहां से शॉर्ट थी उसको सही कराया गया है। फिलहाल अगर इस तरीके की लापरवाही उस समय होती है जब छात्रों की परीक्षाएं चल रही हो और भीषण गर्मी का मौसम हो, कहीं ना कहीं वो भी लखनऊ जैसे शहर के अंदर अगर इस तरीके की लापरवाही है तो जाहिर सी बात है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के उन कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि विश्वविद्यालय के अंदर निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति होती रहे और परीक्षाएं बाधित ना हो। बिल्कुल, देखिए उम्मीद है कि ऐसी परेशानी छात्रों को दोबारा ना हो और प्रशासन इस ओर गंभीर रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीलेश आपका तमाम जानकारी के लिए। कानपुर से अब खबर, सपा विधायक इरफान सोलंकी की पेशी आज। इरफान सोलंकी और उसके भाई रिजवान की जिला कोर्ट में पेशी होगी। महिला के प्लॉट में कब्जा और आगजनी समेत 7 मामलों में पेशी होगी। तो सपा विधायक इरफान सोलंकी की पेशी आज। इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी की जिला कोर्ट में पेशी। तो महिला के प्लॉट कब्जाने और आगजनी समेत 7 मामलों में पेशी होगी। तो कानपुर से ये खबर है जहां सपा विधायक इरफान सोलंकी की आज पेशी होगी और उसके भाई रिजवान की भी पेशी होगी। तो महिला का प्लॉट कब्जाने और उस प्लॉट में आगजनी का ये पूरा मामला है और इसी के साथ 7 मामलों समेत आज पेशी होगी। सपा विधायक इरफान सोलंकी और उसके भाई रिजवान सोलंकी की जिला कोर्ट में पेशी है। तो कानपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां इरफान सोलंकी और उसके भाई रिजवान सोलंकी की आज जिला कोर्ट में पेशी। महिला का प्लॉट कब्जाने और आगजनी के मामले समेत 7 मामलों पर आज पेशी है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता रामजी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए कानपुर से। रामजी, क्या कुछ जानकारी? देखिए आज इरफान सोलंकी रिजवान सोलंकी को कोर्ट में पेश किया जाना है, क्या समय निर्धारित है पेशी का, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, मैं बता दूं समाजवादी पार्टी जो विधायक इरफान सोलंकी है उन पर एक महिला के खिलाफ कब्जा करने और राजनीतिक आरोप था। इसके साथ ही कई अन्य मुकदमे, करीब आधा दर्जन ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। इस पूरे मामले में आज आपसी जिस बात है जो सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी की पेशी होनी है, लेकिन महाराजगंज से यहाँ तक लाने जो लंबी ड्यूटी का समय तय होता था इसको देखते हुए महाराजगंज पुलिस ने जेल से लाकर इरफान सोलंकी को कन्नौज जेल में ठहराव करा दिया। कन्नौज जेल से अब उन्हें आज सुबह 11 बजे के आसपास कानपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर एसीएम 3rd में सबसे पहले उनकी पेशी होनी है, जहां पर जो महिला के प्लाट में कब्जा किया था उसको राजनीति का प्रयास किया था उस पूरे मामले की पेशी एसीएम 3rd में होनी है। वहीं पर रिजवान सोलंकी की पेशी होगी। उसके बाद दोनों को एमपी एमएलए कोर्ट ले जाएगा, वहां पर की पेशी होगी। इस तरह के 7 मामले ऐसे हैं, फर्जी पासपोर्ट वाला है, फर्जी आधार वाला, रंगदारी वाली, सभी मामलों में आज इनकी कानपुर कोर्ट में पेशी होगी। सबसे अहम बात है कि 38 दिन बाद कानपुर कोर्ट में पेशी की जाएगी। इससे पहले वर्चुअल तरीके से ऑनलाइन की पेशी हो रही थी, लेकिन जिस तरह प्रयागराज पुलिस कस्टडी में अपनी उसके भाई अशरफ की गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उसको लेकर सुरक्षा की दृष्टि से लगातार उनकी ऑनलाइन पेशी हो रही थी। मामले 7 मामले साथ आज की तारीख थी, इसलिए उन पर कानपुर कोर्ट में पेश किया। पूरी कानपुर कोर्ट को छावनी में तब्दील कर दिया है, भारी पुलिस बल तैनात है, किसी को भी आने जाने की एंट्री नहीं होगी। जो कोर्ट केस से संबंधित लोग ही होंगे उनको ही कोर्ट में जाने दिया जाएगा। मेन गेट पे ही पुलिस बल तैनात है। स्त्री सुरक्षा व्यवस्था के लिए पहले गेट पे फोर्स है, फिर बीच में फोर्स है, उसके जो मेन गेट जो सीढ़ी है ऊपर कोर्ट में जाने की वहां पर महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी, जिससे कि किसी तरह की चूक ना हो सके, व्यवस्था में कोई खलल ना पहुंच सके। ऐसे में कानपुर कमिश्नरेट पूरी तरह सख्ती बरती है, जिससे कि कानपुर कोर्ट पेशी के इरफान सोलंकी या रिजवान पेश किया जाए तो किसी तरह की कोई भी अव्यवस्था ना हो, चूक में कोई सुरक्षा में कोई चूक भी ना हो। ऐसे में पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया राम जी, आप नजर बना के रखिएगा इस पेशी पर। लखनऊ से अब खबर, 31 मई तक कुत्तों का लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होगा। ये बड़ी अपडेट, कुत्तों का लाइसेंस ना बनवाने वालों पर जुर्माना लगेगा। नगर निगम ने कुत्तों के लाइसेंस को लेकर कदम उठाया है। शहर के 7,845
रजिस्टर्ड 700 का लाइसेंस रिन्यू हुआ। डॉग के मालिकों में केवल 700 का ही लाइसेंस रिन्यू हुआ। पुराने लाइसेंस के साथ कई घरों में नए डॉग पालने की सूचना है। आवारा कुत्तों से परेशान हैं तो आप एक नंबर डायल कर सकते हैं 9336312853। बढ़ती शिकायतों को लेकर नगर निगम ने जारी किया है ये नंबर। शहरवासियों की शिकायत पर कार्रवाई होगी। तो कुत्तों का लाइसेंस न बनवाने वालों पर जुर्माना लगेगा। जिस तरीके से लगातार समस्याएं सामने आ रही हैं, बड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं और उसी को लेकर नगर निगम ने ये बड़ा कदम उठाया है।